क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों क्लास 9 का एग्जाम जो है सो अब फरवरी में होने का जो है सो उम्मीद जताया जा रहा है, लेकिन अभी ये कितना कंफर्म है आप लोग को मैं बताऊंगा। अभी इस पर कोई मतलब जो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगा। अब क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है, अब जनवरी में आप लोग इन करेंगे और जनवरी में ये फाइनल कर दिया जाएगा कि आपका जो है सो एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो एग्जाम जब भी होगा हम लोग उसके लिए तो पढ़ना है ही, तो तैयारी को लेकर के हम लोग जो है सो अब सीरियसली होना पड़ेगा। इसलिए अब लगातार आपके लिए जो है सो मैं वीडियोस यहाँ पे ला रहा हूँ। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपना प्यार से कमेंट कीजिएगा ये कहाँ से देख रहे हैं, झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। बाकी आप लोग के कमेंट के अनुसार भी वीडियोज अब आएगी। जो भी आपको चैप्टर और जो भी आपको पेपर अगर लगता है कि मुझे ये इसका तैयारी सही से नहीं है तो उसको आप कमेंट करें, मैं उसका वीडियो लाऊंगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है और जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उस पर आप लोग को कमांड करने में। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आप लोग को पता है कि जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि जो भी अगर आप पेपर देने जाएंगे ना तो उस दिन आपको क्या फॉलो करना है पहले समझ लीजिए। आप अपना नाम, रोल कोड, जो रोल नंबर है और आपका जो है सो रजिस्ट्रेशन नंबर है, OMR उत्तर पत्रक में दिए गए जगह पर लिखें, है ना। अपना पूरा हस्ताक्षर OMR शीट उत्तर पत्रक में दिए गए जगह पर करें। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपना नाम, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपका OMR शीट पर जो है सो उसका दिया रहेगा कॉलम, उस पर आपको सही से भरना है। जिस जगह पे जो कॉलम दिया है उसी जगह पे आपको भरना है अपना नाम पता जो भी है। ठीक है, बाकी लगभग क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 40 × 1 40 मार्क्स आपका यहाँ रहेगा। अगर 10 मार्क्स आप लोगों को स्कूल से मिलेगा, यानी कि हर एक पेपर आपका होने वाला है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। कुल आपके पेपर होंगे 5 और 5 मार्क्स को गुना कीजिए आप 40 से, तो आपका कितना हो जाएगा 200 का कॉपी, 200 का पेपर आप दीजिएगा एग्जाम हॉल में जाकर के। बाकी आपका 50 नंबर रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा आपको जो भी मिलेगा अपने स्कूल से। ठीक है, तो आपका कुल मिला करके 250 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपके विद्यालय में आपके विद्यालय से 50 मार्क्स मिलेगा, बाकी 200 मार्क्स आपका जो है सो जैक बोर्ड के थ्रू से आपको जो है सो कवर करना है। तो 250 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपका होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखे रहेंगे कि 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। और चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, आप लोगों को पता है, और इसमें से सभी विकल्प जो है सो इसमें सही विकल्प आपको चयन करना है दोस्तों। और आपको पता है OMR शीट पे जो है सो 4 गोला दिया रहेगा, उसमें से आपको मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी आंसर लग रहा है कि ये आंसर राइट होना चाहिए, अच्छा कहने का मतलब जो आंसर आपको राइट लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से अगर आपको 3 लग रहा है तो 3 को प्रॉपर्ली क्या करेंगे, ये कलर करेंगे, वो भी ब्लैक कलर से। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ब्लैक कलर ले जाओगे। ठीक है, ब्लैक कलर से आप ऐसे करके इसको पूरा भर दोगे। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है सो आंसर जो है सो OMR शीट पर जो है सो कलर करना है। ठीक है, तो आपका वही बता रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1 से 4 दिए गए हैं और इनमें से जो है ना सभी इनमें से सही विकल्प का जो है सो आपको चयन करके OMR शीट पे गहरा काला रंग से उसको घेरना है। बाकी बॉल पॉइंट पेन आप लोग को ले जाने बोलता है, वो आप लोग पता ही है। जो है सो जेल पेन नहीं ले जाइएगा, जो पेन नॉर्मली होता है बॉल पॉइंट पेन वही ले जाना है। बहुत लोग जेल ले जाके यूज करते हैं। जेल पेन अगर लगाओगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा स्याही, और बाहर निकल जाएगा तो फिर आपका जो है सो ये काउंट नहीं होगा, ये आपका जो है सो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको गिनाएगा नहीं, इसलिए बॉल पेन का ही यूज करेंगे। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन है पढ़ ही लेते हैं तब फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि जानना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे बढ़िया से और आपको इंस्ट्रक्शन मालूम नहीं रहेगा तब गलती करके आ जाओगे। नहीं, क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR जो है सो वीक्षक को लौटा देंगे। जो भी आपका टीचर वहाँ पे एग्जाम लेंगे ना उसको दे देना है, बाकी वो खुद ले लेंगे आकर के। आपको उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आपको पेपर देंगे वो पेपर लेने भी आएंगे। बाकी आप लोग प्रॉपर एग्जाम दे करके सबमिट करके ही आएंगे। बाकी चलिए ये मैं फिर से आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा जब आप लोग एग्जाम देगा। अभी आइए आते हैं क्वेश्चन के और, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग का है सो आ गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, याद रखिएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग जो है सो टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे और अपना जो है सो तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको फिर से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, हर साल पूछता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो है सो क्या है, मीटर है कि मीटर सेकंड है कि मीटर सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोल सकते हैं आप, और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या लगता है कि मीटर
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलो राइट है आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण का जो है सो मात्रक है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं और इसको जो है सो दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हैं, चलिए। और बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको देखोगे तो आप लोग उसको करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको नॉर्मल दे रहा है। कभी कभी ऑप्शन जो है ना ऐसा नहीं रहता है, तो क्या रहता है, ऐसा रहेगा, मीटर लिखा हुआ रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा सेकंड और यहाँ पे दिया रहेगा 2, तो मीटर प्रति सेकंड इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है दोस्तों, अदिश राशि और सदिश राशि हमने एक वीडियो भी दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सदिश राशि नहीं है, तो नहीं है तो उसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्थापन, चाल, त्वरण और भार। चलिए याद रखिएगा कि जो सदिश राशि इसमें भार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अदिश राशि और सदिश राशि क्या है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसमें जो है सो सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, चाल, ठीक है। चाल जो है सो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, तो क्या है, चाल है कि वेग है कि विस्थापन है कि त्वरण है, चाल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इकाई समय में या प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, चाल बोलते हैं, ठीक है। तो चाल है, ठीक है। चलिए, और प्रति इकाई विस्थापन के दर को जो है सो वेग बोलते हैं, दर रहेगा तो वेग बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और निम्न में से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही है। देखिए S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये चीज रट लीजिए, है ना। यहाँ पे S = UT है, UT नहीं है, गलती है, S + UT है, यहाँ पे UT है, हाफ AT स्क्वायर नहीं है। फॉर्मूला होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। तो T स्क्वायर दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब 4 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। S मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन = डिस्प्लेसमेंट = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये चीज रट लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब फॉर्मूला आप रटे रहेंगे तो आपका जो है सो क्वेश्चन आने नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला पूछ देगा, ठीक है। तो फॉर्मूला रट लीजिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। बोला जा रहा है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण जो है सो क्या होगा। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन बल। देखिए द्रव्यमान को हम लोग जो है सो बोलते हैं मास, तो m दिया हुआ आपका कितना, 3 kg, यहाँ पे आपका 3 kg, ठीक है। और जो है सो बल को बोलते हैं फोर्स, फोर्स दिया हुआ है कितना, 12 न्यूटन, ठीक है, n से न्यूटन। तो यहाँ पे क्या बोला है, त्वरण, त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। ये बल = क्या होता है, F = ma होता है ना। तो आपको क्या करना है, F के बदले में दिया है F यहाँ पे 12 रख देंगे और m दिया है कितना, m दिया आपको दिया हुआ 3, ठीक है। आपको a नहीं पता है, a छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, 3 का टेबल से 12 काट देंगे 4 बार में, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 4, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है गया, 1, ठीक है। समझ में आया। तो त्वरण ऐसे निकलेगा, क्योंकि a से क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा जो है सो त्वरण को दिखाता है। तो ये हमारा कितना गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा समझिएगा। क्या बोला जा रहा है कि वस्तु जो है सो आपका ABCD दिया हुआ, 4 वस्तु दिया हुआ, चारों का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। देखिए जो वस्तु ज्यादा भारी है उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो बताएं 6 किलो है सो A का है, 10 kg है सो आपका है B का, 15 kg है C का और 18 kg है आपका D का। तो किसका आपका जड़त्व भारी होगा, मतलब सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा, D होगा। यानी कि 6 का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा D। जिस वस्तु का वजन ज्यादा है उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। जड़त्व मतलब झटका, सबसे ज्यादा झटका लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। न्यूटन का गति का जो है सो पहला नियम कि दूसरा नियम कि तीसरा नियम जो है सो बल की परिभाषा देता है, बताएं आप लोग। दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का B हो जाएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। क्या है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा।
तो संवेग को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि जो है सो व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम बोलते हैं संवेग को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि m, द्रव्यमान को m बोलते हैं और वेग को v बोलते हैं, यानी कि m दिया हुआ है और v दिया हुआ है। तो m v के संबंध में जो है आपका यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा MU mu स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, कि mv स्क्वायर, की तीसरा हाफ mv स्क्वायर और mv। MV तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हो जाएगा mv, ठीक है। यानी कि मोमेंटम का सूत्र होता है mv, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। द्रव्यमान को गुना वेग से करना है तो आपको मोमेंटम निकलेगा संवेग। चलिए, मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग, ठीक है। संवेग किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये वाला। ये बार बार हम बताए हुए हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होगा। तो 6 × 6 7 × 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। तो क्या लगता है, दो ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है, ये सेम चीज़ है, बस पावर 18 कर दिया है, यहाँ पे कर दिया -18, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। यानी कि ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बार बार पूछता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया है, 10 नंबर सवाल देखते हैं। 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार कितना होता है। 1 किलो का मतलब समझता है, 9.8 लगभग 1 न्यूटन लोग बोलता है, ठीक है। लेकिन इसका रियल मान देखा जाए तो 9.8 होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार है ना, लगभग कितना होता है, 9.8 न्यूटन। लगभग 9.8 न्यूटन था, ठीक। ऑप्शन नंबर सी याद कर लेंगे इसको। चलिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जो है ना पिंड का भार बोल रहा है, भार, ठीक है, भार होता है न्यूटन में। तो 1 केजी रहेगा आपका द्रव्यमान में, केजी रहेगा द्रव्यमान में, मास रहेगा आपका केजी में, m इक्वल टू रहेगा 1 kg, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भार w रहेगा ना, इसी का तो क्या होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अगर 1 किलो, अगर मान लीजिए कोई चीनी है, 1 kg चीनी है ना, सुनिए, द्रव्यमान बोले ना, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, द्रव्यमान मतलब मास। अगर चीनी 1 kg है, चीनी कितना है, 1 kg है, ठीक है। तो यही चीनी का भार कितना होगा, भार मतलब वेट कितना होगा 9.8, मतलब 1 kg 9.8 न्यूटन के बराबर है। ये केजी था तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। 11 चलते हैं। खींचे हुए रबड़ के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। अब एक रबड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए पतला सा रबड़ है, रबड़ को हम लोग खींचेंगे, इसको इधर से खींचेंगे, इसको इधर से खींचेंगे, तो ये पूरा जो है सो एक्सपेंड करेगा। तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, उसमें ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा। तो गतिज नहीं ऊर्जा होता है, इसका होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। मतलब जो है ना उसकी स्थिति रहती है, रबड़ की जो होती है ना छल्ले की स्थिति होती है, एक निश्चित स्थिति तक ही वो खिंचाएगा, फिर टूट जाएगा, ठीक है। और वो जब सिकुड़ा रहता है तो वो भी एक निश्चित स्थिति तक सिकुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसको बोलते हैं जिसमें पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई वस्तु चल रहा है, कोई वस्तु अगर मतलब लगातार वेग में है ना अपना, तो वो गति में है, मतलब जो है सो गतिज ऊर्जा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा 1। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि किसी तरंग के तरंग वेग भी है और तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा इसको बोलते हैं, इस तरह का साइन है, वाई की तरह दिखता है, उल्टा वाई, और आवृत्ति को एन के रूप में दिखाया जाता है, इसका क्या संबंध है। तो ये वाला भी फॉर्मूला आप लोग को बहुत बार पढ़ाया गया, इसका राइट आंसर क्या पता है। यहाँ पे बोला गया क्या, किसी तरंग के तरंग वेग को यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे है ना वेवलेंथ, सॉरी वेव स्पीड, ठीक है, इंग्लिश में ये वाला भी को यहाँ पे वेव स्पीड बोला गया है। तरंग वेग का फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, एन की तरह दिखता है, और यहाँ पे जो है तरंग दैर्घ्य, ये आपका जो सूत्र है ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो मतलब 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका,
प्रोसेस याद रखना है, सूत्र को याद रखना है आप लोगों को, मतलब फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, क्योंकि ये सब रहता है क्वेश्चन बनाने नहीं देगा लेकिन आप लोग को फॉर्मूला पूछ देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तरंग के आवर्तकाल मतलब समय और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, द समय और आवृत्ति दे रखा है, टाइम और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका संबंध क्या होगा? तो f इज इक्वल टू 1/t² की f इज इक्वल टू 1/t और f इज इक्वल टू रूट 1/√t और f इज इक्वल टू 2t। तो इसका क्या हो जाएगा? इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे, क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? पदार्थ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। गंध देगा 100 पदार्थ है कि ठंडा लगता है 100 पदार्थ है कि प्रेम की ठंडा पेय। गंध का ही एक हिस्सा है जो वायु में सफर करता है, वायु में सफर करते हुए हमारे मतलब नाक तक पहुंचता है। मान लीजिए आसपास में खाना बन रहा है गर्मा गर्म, तो उसका कण क्या है? वायु में जो है सो स्थान घेरते हुए हमारे नाक तक पहुंचता है, तो गंध भी लगता है, डाउटफुल है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है, कोल्ड ड्रिंक प्रॉपर्ली इसका वजन भी होता है, इसका स्थान भी घेरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। ये 1 कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, डी ही होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। ABCD भी रह सकता है, 1 2 3 4 भी रह सकता है, आप लोग तो 4 मारेंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल देख रहे हैं, क्या जी है कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? कोलाइड का मतलब जो चीज पूरा धुंधला है ना, जो उसका शरबत या फिर जिसका घोल पूरा धुंधला नजर आए। चीनी का शरबत ये तो साफ नजर आता है, ये तो नहीं होगा। पीतल, पीतल तो एक तरह का धातु है ना। धुआं और गोंद, ये धुआं और गोंद में ही कोई एक होगा, तो क्या होगा बताएं? तो याद रखिएगा, धुआं, धुआं पूरा धुंधला नजर आता है, ठीक है। हमने कहा था ना कोलाइड मतलब धुंधला, धुंधला चीज जो कोई हम लोग बोलते हैं कोलाइड। अब ठंडा के मौसम में देखते हैं ना कोहरा, कोहरा भी क्या कोलाइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। धुआं कोहरा क्या है? कोलाइड का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्या है? यौगिक का एक उदाहरण है। यौगिक, यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। जल में देखिए 2 तत्व है ना, हाइड्रोजन का 2 मात्रा और ऑक्सीजन का 1 मात्रा, H2O, यानी कि यौगिक हो गया हमारा जल, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सही है। 16 नंबर ओवर हो गया। आइए 17 नंबर का सवाल करते हैं। निलंबन में काटना पड़ेगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है कैसा? देखिए 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर छोटा और 100 नैनोमीटर के बराबर, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोगों ने लाइव क्लास किया था साइंस का, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था आप लोगों को कि निलंबन जो है सो उसका जो होता है ना आकार, वो होता है 100 नैनोमीटर के बराबर या फिर 100 नैनोमीटर से बड़ा। तो बराबर में भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे है ना बड़ा को हम लोग लेते हैं, कम नहीं लेते हैं, ठीक है। बराबर और नीचे नहीं चलेगा, बड़ा चलेगा, ठीक है, यानी कि 100 नैनोमीटर से बड़ा रख सकते हैं। चलिए बहुत लोग ये भी मार रहे हैं कन्फ्यूजन में, तो याद रखिएगा बराबर वाला को नहीं मारना है, ठीक है, कम वाला को नहीं मारना है, यानी छोटा वाला को नहीं मारना, बड़ा मारना है। 100 नैनोमीटर से बड़ा आकार होता है कोई भी निक्षेपित कणों का निलंबन में, ठीक है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 18। साधारण नमक का सूत्र क्या है? ये भी हमने लाइव क्लास में कराया था, क्या है? NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 19 कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? ये भी हम लोगों ने लाइव क्लास में क्वेश्चन किया था। परमाणु जो मुक्त रूप से पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन और क्लोरीन, याद रखिएगा आर्गन। आर्गन हमने अबर के लाइव क्लास में कराया था आप लोग को, तो मैंने वहां बताया था कि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुक्त तो बोलेगा ना मुक्त परमाणु के रूप में, तो आर्गन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 का C हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ABCD रहेगा तो C हो जाएगा, और 1 2 3 4 रहेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिएगा। अच्छा 5.85 यानी 8.5 ग्राम NaCl जो बराबर है वो किसका है? तो अबर के लाइव क्लास में हमने ये भी कराया था कि मोल, देखिए यहाँ पे जब है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मोलों की संख्या नहीं पूछा है, लेकिन ऑप्शन में मोल समय में लगा रखा है, इसलिए मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला था, आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि मोल निकालने का फॉर्मूला है ना। क्या है वो फॉर्मूला? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान रहेगा ऊपर, दिया गया द्रव्यमान रहेगा ऊपर रहेगा, ठीक है, बटा मोलों की संख्या, जो भी आपका यहाँ पे तत्व रहेगा उसको मोलों की संख्या से भागा कर देना है। तो अब ये होगा क्या समझिएगा। तो हम लोग को मोल निकालना है ना, तो मोल बराबर क्या करेंगे? दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग कैसे नाप रहे हैं? ग्राम। देखो द्रव्यमान रहता है केजी में, जहाँ भी केजी लिखेगा चाहे जी लिखेगा समझ लीजिए ग्राम है ना, यानी कि वो द्रव्यमान है, ग्राम मतलब द्रव्यमान। तो 5.85 ऊपर रहेगा, ठीक है।
तो 5.85 ग्राम हो गया बटे, अब देखिए NaCl, Na और Cl ये दो आपका तत्व है और ये दोनों तत्वों में पता है इसका मोलों की संख्या कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। इसमें है सो करीब आपके बुक में जो है सो दे रखा है कि कैसे निकालते हैं इसका मोलों की संख्या, मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, है ना, जो कि ये विषम संख्या है, तो 11 दूनी 22 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, 23 यूनिट, ठीक है। और जो है ना क्लोरीन एक अपवाद में रहता है, तो इसका हो जाएगा 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम यूनिट। तो आप जोड़ दें दोनों को, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा। ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, 33 और 35 कितना हो गया, 33 नहीं है 23 है ना, 23 यूनिट और 35.5, तो 0.5 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 5 3 8 हो जाएगा और 3 5 58.5 यूनिट आएगा किसका, पूरा यहाँ पे 58.5 यूनिट, 58.5 यूनिट क्या आया, तो आपका ये NaCl आया, याद रखिएगा NaCl का मतलब जो है सो आपका क्या आया, मोलर मास आया। बाकी ये आपका द्रव्यमान दिया था, जो द्रव्यमान होता है ना NaCl का 5.85 ग्राम, वो तो क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके पीछे एक अंक है तो 1 जीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके पीछे 2 अंक था तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। अब काटिए, 1 जीरो गया, 1 जीरो गया, ठीक है। और इसको पूरा काटेंगे तो 585 एकम 585 और 585 दें कितना जाएगा, 5 और 850, यानी कि कुल मिलाकर के 1/10 करके निकल रहा है वैल्यू, ठीक है। यानी कि पूरा काट के देखोगे आप लोग तो 1/10 मोल आएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो समझिएगा 5.85 ऐसे रखेंगे और नीचे कितना था हमारा, नीचे हमारा आया था कितना, हाँ 58.5, 58 था नहीं 23.5 था ना, 23 था और 35.5 था, तो 58.5 आया था। तो देखो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बहुत लोगों को नहीं आता है, 5.85 के ऊपर लिखना है और अभी हमने निकाला था सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो जोड़िए कितना आया था, 58. हाँ जी 58.5 आया था, तो 58.5 यहाँ ले देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट वाला कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे गुना डालो, यहाँ गुना डालो, ये उड़ाएंगे तो इधर 100 बैठेगा, ये उड़ाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा। अब काटो, काट दिए, ये 585 कट गया एक बार में, तो कितना आ गया, ऊपर का 1 रह गया और नीचे कितना हो गया, 1 गुना 10 10 हो गया, आ गया ना। तो सॉल्व करेंगे तरीके से तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज कर जाएंगे कि कैसे आंसर निकाले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा अबर 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये कि 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं, और ये भी हम लोग लाइव क्लास में कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल या फिर अणु या फिर परमाणु या फिर में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोई भी एक मोल का जो होता है समूह, मतलब एक मोल में इतने कणों का समूह होता है, ठीक है। एक मोल में इतने कण का समूह पाया जाता है, 6.022 गुना 10⁻23 याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एकदम सिंपल सा बात है ना। क्या होगा तीसरे, मतलब K होता है पहला, L होता है दूसरा, M होता है तीसरा, है ना। तो तीसरा होगा, कोई भी परमाणु, देखिए सिंपल सा बात समझिएगा, अगर बोलेगा ना कि बाहरी कोष में, देखिए बाहरी कोष है अधिक से अधिक जो होता है वो 8, सिंपल सा बात, किसी में भी लगभग होता है ना। याद रखिएगा कि परमाणुओं के कोषों में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, वो 8 रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको सरदर्दी नहीं लेना है, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, अधिकतम 8 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम पूछा, हाँ मैक्सिमम ना पूछा मैं। हाँ अधिक से अधिक 8 रहता है, ये बात सही है। मिनिमम रहता है 2 रहता है। अगर बोलता है ना न्यूनतम, कम से कम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अधिक से अधिक 8 होते हैं, तो यही बड़ा अधिक से अधिक 8 पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, है ना। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12 है, यानी K लेगा 2, L लेगा 8, 10 हो गया, और M लेगा कितना, 2, 2 8 10 और 2 12 हो गया ना। तो 2 8 और 2 आएगा, ये कहीं दिख रहा है आप लोग, वही हो जाएगा आंसर। 2 8 2 का ऑप्शन नंबर C है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालने सीखे होंगे। चलिए 23 का C हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर आंसर। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या किस कण में द्रव्यमान होता है ना, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं। तो द्रव्यमान होता है और आवेश नहीं, मतलब उसमें आवेश मतलब धनावेश और ऋणावेश, मतलब जो होता है ना करंट, वो नहीं होता है, मतलब आप बोल सकते हैं उसका धारा,
प्रवाह जो होता है करंट का। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा, है ना। न्यूट्रॉन में क्या होता है कि हमारा ना ही धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। आप लोग पता है कि प्रोटॉन होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, और न्यूट्रॉन मतलब ना ही प्लस और ना ही माइनस, यानी कुछ नहीं होता है इसमें, ये जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 25 करते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो किसी भी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोस्तों बराबर है, और बराबर को जोड़ दिया जाता है तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा ना, तत्व में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 12, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 26 चलते हैं जल्दी जल्दी। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सवाल नहीं पढ़ना है, इसका मतलब सारा ऑप्शन नहीं पढ़ना है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिखेगा वही आंसर मार देना है ना। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 क्या है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट और डिक्टियोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा पादप कोशिका, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, तो इसको आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 28। 28 देख रहे हैं क्या है कि निम्नांकित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है, चालनी नलिका, सखी कोशिका, तंतु और स्नायु। तो स्नायु पाया जाता है जो है ना, ये मनुष्य में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, ये सो पौधा का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि चालनी कोशिका, चालनी नलिका जो भी होता है सबसे हमारा जो है सो तंतु पाया जाता है किसमें, पौधों में। अब फ्लोएम पौधा का पार्ट है, लेकिन स्नायु एक क्या है, जीव का पार्ट है, मतलब जंतु बोल सकते हैं, पौधा से हट के है, यानी कि मानव में, ठीक है, चाहे और भी जानवर में, ठीक है। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्नायु। स्नायु को बोलते हैं लिगमेंट्स, ठीक है। लिगमेंट्स ना मांस के साथ हमारा जुड़ा होता है हमारा शरीर ना, मनुष्य में लिगमेंट पाया जाता है, मनुष्य में, जानवरों में। कोई पौधा में मांस होता है नहीं, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 29वां कि कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, मतलब अगर मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का जड़ है और आपका ये है ना, ये क्या, ये पेड़ है, तो पेड़ में अगर हम बात करें तो जल का वहन होगा जड़ से क्या होगा, जड़ से जाएगा आपका जल, फिर आवाज आ रहा है, ठीक है, जल से जल कहाँ जाएगा, जड़ से। और सूरज यहाँ पे है, सूरज से अगर इमेज करेगा प्रकाश संश्लेषण तो कहाँ से करेगा, पत्तियों से, तो वही होगा जल और खनिज। और अभी तो सिर्फ जल का बात कर रहा है, जल और खनिज मिलेगा मिट्टी में ही मिलेगा, है ना। जल और खनिज कहाँ मिलता है, मिट्टी में, तो जड़ से ही ऊपर ले आता है। तो किससे होगा, जाइलम से कि फ्लोएम से, जाइलम से। हमने पढ़ा था कि जल और खनिज जाइलम से होता है। वही अगर हम बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण से अगर पौधा अपना भोजन तैयार कर रहा है तो उसका वहन किससे होगा, भोजन का वहन किससे होगा। अगर पौधों में बात करेगा भोजन का वहन किससे होगा, तो फ्लोएम से, लेकिन जल का वहन किससे होगा, जाइलम से। याद रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम का होता है एफ से फ्लोएम, है ना, और एफ से फूड, मतलब हिंदी में अगर लेंगे तो फा आता है ना, फा से फ्लोएम, फा से फूड, तो फूड का वहन कौन करेगा, फ्लोएम, और जल का कौन करेगा, जाइलम, ठीक है। तो इसी के अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 30। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है ना। तो कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है क्या, लेटेक्स में और सेल्यूलोज में और सुब्रिन और लिग्निन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुब्रिन, ठीक है। कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, यानी कि सुब्रिन में कॉर्क कोशिका पाया जाता है। इसको सेट करेंगे, सुब्रिन में कॉर्क कोशिका पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुब्रिन, ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी और 3। सवाल नंबर 31 चलते हैं। स्पाइरोगायरा है क्या, एक कवक। स्पाइरोगायरा क्या है, एक कवक है कि एक थैलोफाइट है और एक ब्रायोफाइट है और एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है, एक थैलो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सब थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे। थैलोफाइट है, ठीक है, थैलोफाइट। ऑप्शन नंबर जो है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 32 देख रहे हैं क्या, एक कोशिकीय जीव, अमीबा कहीं दिख रहा है क्या, वही हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा। आगे नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखना। हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे इस चीज को। चलो सवाल नंबर चलते हैं 33। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं, टेपवर्म में, विद्युत किरण में और तिलचट्टा में और बिच्छू में। ये तो कोई भी बालक बोल देगा, बिच्छू, है ना। बिच्छू में पाया था ना विषैला उपांग, मतलब विषैला भाग, बिच्छू का पूछ, ये बिच्छू, मान लो ये बिच्छू है ना, ये बिच्छू है, बिच्छू का पैर है, ये ऐसे रहेगा उठा हुआ, ये डंक,
है ना। तो ये क्या है आपका विषैला उपंग, ठीक है। इसे अगर इसका पूंछ हम काट देंगे ना तो ये नाम मात्र रह गया बिच्छू, कोई काम का नहीं है, एक आम सा प्राणी हो जाएगा बिच्छू। ये इसका मेन पूंछ में ही दम होता है। ये पूंछ किसी को चिपका देगा ना तो फिर वो नानी नानी करने लगेगा और मम्मी पापा करने लगेगा, नाचने लगेगा, डांस करने लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 4, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निद्रा रोग यानी कि ये सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोम, कवक, वायरस और प्लाज्मोडियम के कारण। अगर हम लोग इसको हम लोग किए थे तो इसका हो जाएगा ट्रिपेनोसोम के द्वारा ही हम लोग को है ना सोने की बीमारी होती है। मतलब आदमी को नींद आएगा, जहाँ पे देखेगा पढ़ने समय नींद आएगा, सोते समय, खाने समय नींद आएगा, है ना, खेलने समय नींद आएगा, उसको कोई चीज मन नहीं लगेगा, खाली नींद आएगा। तो नींद वाली बीमारी किससे होता है? ट्रिपेनोसोम, ठीक है। और यहाँ पे है ट्राइपेनोसोम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 35 चलेंगे। पेचिस, पेचिस का कारक जीव है, क्या है वो? है सो एस्परिजिलस है और एंट अमीबा है या फिर प्लाज्मोडियम है, फिर गोल क्रीमी है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको। हम लोग है सो एंट अमीबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेचिस का कारक कौन बनता है? एंट अमीबा, ठीक है। ये पेचिस एक बीमारी है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 36। आयन मंडल का विस्तार है, देखिए आयन मंडल का विस्तार है 80 किलोमीटर। ये जो है ना, अच्छा इनोस्फीयर है, ठीक है। देखिए आयन मंडल का विस्तार है 180 किलोमीटर से 46 किलोमीटर और 46 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर और 250 किलोमीटर से 265 किलोमीटर और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? यानी कि ये जो है ना धरती से जो है सो आसमान की ओर की दूरी को बताया जा रहा है। 8 किलोमीटर में 8 किलोमीटर नहीं होगा, ये जो 80 किलोमीटर। हाँ 80 किलोमीटर से 46 किलोमीटर अगर आप नापते जमीन से तो वो जो है ना लेयर क्या कहलाएगा? आयन मंडल, ठीक है। क्या कहलाएगा वो? आयन मंडल, मतलब 46 किलोमीटर तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां प्रश्न। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? देखिए सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो पता है 273 माइनस सी निकालिए तो कितना आएगा? 273 और सी का मान दिया हो कितना? 10, कितना हो जाएगा? एक मिनट, क्या हो गया? 263। एक मिनट, ये मेरे से कुछ दब गया। हाँ क्या था? याद रखिएगा कि केल्विन निकालने का फॉर्मूला है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 273 माइनस सी, 273 माइनस सी। तो 273 आपका दे रखा है, फॉर्मूला में दे रखा है, और सी कितना है? 10। तो कितना आएगा? 263। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ 2 पहला नंबर नहीं, कहीं गलती हो रहा है क्या? ये शायद गलती कर रहा है, पता है क्या है? सो 263 ये जो है ना 263 होना चाहिए, 163 लिख रहा है, ये गलती है। सही है ना? कहा कि ये एक कैसे होगा? 263 होगा, ठीक। कितना होगा? 263। तो दो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बोलेगा ना सेल्सियस है, अगर केल्विन में आंसर दिया रहेगा तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? 273 प्लस सी। क्या होता है? 273 प्लस सी। अगर सेल्सियस में निकालना है क्या रहेगा? 273 माइनस सी, माइनस के रहेगा, माइनस के, ठीक है। अगर केल्विन से, ध्यान दीजिएगा, केल्विन से सेल्सियस निकालना है तो 273 में जो दिया हुआ है सी है जोड़ देंगे, है ना। मतलब केल्विन निकालना होगा तो अगर केल्विन आपको दिया रहेगा, आपको निकालना है सेल्सियस, है ना, तो के आपका मतलब केल्विन दिया रहेगा, निकालना रहेगा सेल्सियस, तो आपका वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे के निकालने बोला है जी, तो के इक्वल टू क्या होगा? 273 प्लस सी, 273 और प्लस जो सी का मान कितना दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 283 हो जाएगा, ठीक है। 283 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर केल्विन हो जाएगा, सॉरी केल्विन, है ना। सी तो हम लोग का जो है सो सी में क्वेश्चन ही था, केल्विन में आंसर है। तो 283 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, राइट है। अगला सवाल 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तांबा और ऑक्सीजन और पानी और चांदी। देखिए पानी तत्व नहीं है, तत्व बोल रहा है, तत्व, है ना। तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट तो हमारा जो है सो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो है। पानी नहीं है, पानी यौगिक है, तो मतलब पानी यौगिक है। देखिए चांदी का एक अलग अपना होता है सिंबल, क्या होता है चांदी का? अगर आप लोग देखे होंगे एलिमेंट वाला टेबल में, तो तांबा को Cu बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को O बोलते हैं और चांदी को Ag बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? तत्व है, सब क्या है? तत्व है। लेकिन पानी तत्व नहीं है, क्योंकि ये H2O है। ये क्या है? ये दो तत्वों को मिश्रण, ये मतलब दो तत्वों का मिश्रण है। हमने पढ़ा था ना कि जहाँ दो तत्व मिल जाएंगे वो यौगिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहा है? मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनता है ना, जल बनता है। इसमें दो तत्वों का क्या मिश्रण है, तो ये तत्व नहीं होगा, क्या होगा? यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक हो जाएगा, ठीक है। पानी यौगिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दूध में उत्पन्न दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। दूध कैसा रंग का होता है? व्हाइट, यानी कि सफेद क्रांति, इंग्लिश में व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, दूध की क्रांति को बोला गया है व्हाइट रेवोल्यूशन। चलो, ये सवाल थोड़ा अलग था, जो कि लग रहा था कि एसएसटी से है। अगला सवाल देख रहे हैं कि इथेनिल डाइब्रोमाइड EDB, ये क्वेश्चन आपका नया है जो कि आपको बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से मिलेंगे झारखंड बोर्ड में, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप लोग खुद से करना पड़ेगा। तो क्या होगा बताइए? हम बता देते हैं कि इथिलीन डाइब्रोमाइड जो है ना, एक तरह का जो है सो हमारा है धूमक है। ठीक है, धूमक। ठीक है, तो हमारा करीब दोस्तों करीब 40 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम लोग और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट्स का ला रहे हैं लगातार आप लोग वीडियोस, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग है सो आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। बाकी सभी को थैंक्स, सभी को जय हिंद, सभी को जोहार। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।